उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। 56 साल बाद आर्मी मेडिकल कोर में तैनात सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले आज उनका पार्थिव शरीर पूरे सेना द्वारा उनके पैतृक गांव लाया गया। चमोली जिले के थराली विकासखंड के कोलपुड़ी गांव के रहने वाले नारायण सिंह बिष्ट वायुसेना के विमान AN-12 में सवार थे और 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ की ओर बढ़ते समय मौसम खराब होने के चलते विमान रोहतांग दर्रे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में दुर्घटना में सवार सैनिकों की खोज के लिए सेना और डोगरा स्काउट से अभियान चलाया था। अब 56 साल बाद सेना के सर्चिंग अभियान में 29 सितंबर को 4 दूसरे जवानों के शव बर्फ में दबे हुए मिले, जिसमें से एक नारायण सिंह का भी शव शामिल है, जिसकी पहचान उनके पर्स में मिले कागजात से हुई है। लगा कि यहाँ के जो शहीद सैनिक हैं उनका जो पार्थिव शरीर के बारे में सूचना हमें प्राप्त हुई, तत्पश्चात हमने जो है प्रशासनिक सहयोग जितना भी करना था इनके द्वारा जो मांग की गई उसको प्रशासनिक सहयोग दिया। जो यहाँ के जो उनके पुत्र हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग की मांग की, हमने सहयोग प्रदान किया और सेना के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया और जो विभाग के द्वारा किया गया। बाकी जो भी हमारे स्तर से जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में मुरादाबाद रोड से गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया, जहां पर टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला तक PWD ने अतिक्रमण की पहचान की और जिस पर कई बार नोटिस भी दिया गया था। इसके बावजूद इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद आज प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया है। मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है। इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे PWD विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम में विजिलेंस ने छापेमारी की। इस दौरान विजिलेंस ने वर्ष 2009 से 2020 तक पूर्व MD भजन लाल के कार्यकाल के दौरान और नमामि गंगे प्रोजेक्ट में तैयार हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच की है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के STP निर्माण में वित्तीय घपलेबाजी सामने आने पर जांच के आदेश विजिलेंस को दिए गए हैं, जिस पर गुरुवार को विजिलेंस की टीम ने हरिद्वार और साथ ही देहरादून और हरिद्वार में स्थित पेयजल निगम के डॉक्यूमेंट दफ्तरों में रेड की है। आपको बताया कि साल 2009 से 2020 के बीच जोशीमठ, मुनिगिरेती, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, गोपेश्वर नंदप्रयाग और बद्रीनाथ STP प्लांट बने हैं, जिसमें भारी वित्तीय अनियमितता पर जांच जारी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक जितने भी STP प्लांट यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं उनमें कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताओं की जो संभावना सामने आ रही है, जिसको लेकर अब विजिलेंस ने भी रेड शुरू कर दी। विजिलेंस की टीम आज एक हरिद्वार के पेयजल ऑफिस में और दूसरा देहरादून के प्रधान कार्यालय पेयजल ऑफिस में यहां पहुंचे और लगातार छापेमारी करी। साथ ही अधिकारियों से भी यहाँ पे पूछताछ जारी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि विजिलेंस को कई दस्तावेज भी विजिलेंस ने इन अधिकारियों से दिए, यानी कि पूरा मामला अब एक वित्तीय अनियमितताओं को लेकर देखने को मिल रहा है, जिस पर विजिलेंस छापेमारी कर रही है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बटवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तरकाशी के धरासू क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट, अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र के लोगों ने इस घटना के विरोध में बनचौरा बाजार बंद रखते हुए प्रदर्शन किया और महापंचायत की है, जिससे प्रशासन को ज्ञापन भेजा गया। लोगों की मांग है कि पीड़ित महिला को 4 अक्टूबर तक उसके परिजनों के हवाले किया जाए। यदि महिला को कुछ भी होता है तो इलाके के लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। पूरे क्षेत्र में इस घटना से आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार का जघन्य अपराध ये उटखोला में इस लड़की के साथ हुआ है, मार पीटा जा रहा है और जिस प्रकार का कृत्य ये हो रहा है, क्षेत्र के सभी लोग आक्रोशित हैं। इसमें सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत
और हम लोग एक डेलीगेशन लेकर के आज एसपी साहब से भी मिले थे, साथ में जो है डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा की एक बार फिर से उम्मीद बंधी है। असल में दिल्ली से डेरी सैनी एयरपोर्ट तक ट्रायल लैंडिंग पूरी तरीके से सफल रही है। एयर अलायंस की 42 सीटर प्लेन से ट्रायल लैंडिंग की गई। इससे पहले भी इसी साल 13 अप्रैल को 42 सीटर प्लेन ने ट्रायल लैंडिंग की थी। सफल ट्रायल लैंडिंग के बाद पिथौरागढ़, देहरादून, दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू हो सकती है। इस रूट पर हवाई सेवा संचालित करने का जिम्मा पहली एयर अलायंस को मिल चुका है, लेकिन कई कारणों ने एयरलाइंस हवाई सेवा को किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाई है। दो तीन बार आज ट्रायल लैंडिंग वगैरह करेगा, उनके जो इश्यूज हैं उनको टैकल किया जाएगा और उम्मीद है कि अलायंस एयर का जो विमान है ये जब प्रारंभ होगा तो जिले के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। लोग जो दिल्ली से सीधे आदि कैलाश यात्रा के लिए पिथौरागढ़ आना चाहते हैं उनको सुविधा भी मिलेगी। और हरियाणा में वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार आज थम गया है और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना दमखम दिखाया, धुआंधार प्रचार किया और हरियाणा के बल्लभगढ़ में सीएम धामी ने एक रोड शो भी किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के लिए आयोजित रोड शो में शामिल हुए और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि हरियाणा में आज चुनाव प्रचार थम गया है। 5 अक्टूबर को वहां वोट डाले जाएंगे। और अब शराब की ओवर रेटिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि किसी भी शराब की दुकान में अगर 4 बार से ज्यादा ओवर रेटिंग की शिकायत आती है तो 5वीं बार में दुकान का लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल किया जाएगा। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने सभी 13 जिलों के आबकारी अधिकारियों को ये आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ओवर रेटिंग की शिकायत से विभाग की इमेज खराब हो रही है, इसलिए अफसर अपने लेवल पर कड़ी मॉनिटरिंग करें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। उत्तराखंड की 583 मलिन बस्तियों को लेकर अब नई जंग छिड़ गई है। मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बसाए गए मलिन बस्तियों में बाहरी लोगों का जमावड़ा है। सरकार इन बस्तियों को तीसरी बार अध्यादेश लाकर बचाने की कोशिश ना करे। पहले कभी भी थे बिजनौर साइड के, हाँ यहाँ तो काफी मुद्दत ही होगी। कौन रहता है यहाँ पर? पूरे परिवार ही रहता है। बिजनौर के रहने वाले हैं और ये 40 साल हो गए हम। हाँ परिवार सब भाई 10 साल हो गए। बिहार कौन सी जगह से, क्या एड्रेस है? हमारी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ कहाँ रहते हो? ये बल्बी रोड में, नई बस्ती बल्बी रोड। ये है नजीबाबाद निवासी संजय कुमार, बिजनौर निवासी पप्पू और बिहार निवासी शंकर। ये तीनों लोग रिस्पना के किनारे मलिन बस्ती में रहते हैं। देहरादून में ऐसी 150 और पूरे प्रदेश में 583 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें हजारों की संख्या में बाहरी प्रदेशों से आए लोग रह रहे हैं। नदी भूमि की जमीनों पर बसी इन बस्तियों को हाईकोर्ट अतिक्रमण मानकर पहले ही इनको हटाने का आदेश कर चुका है, लेकिन सरकार 2018 और 2021 में 2 बार 3-3 साल के लिए अध्यादेश लाकर इन बस्तियों को टूटने से बचाती आ रही है। अब एक बार फिर इसी महीने 21 अक्टूबर को अध्यादेश की समय सीमा खत्म हो रही है। ऐसे में जो लोग लगातार मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे हैं, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। ये मलिन बस्तियां अवैध हैं, उनको सरकार परमानेंट करने की बात करती है, उनको मालिकाना हक देने की बात करती है। ये सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि बड़ी तादाद में मलिन बस्तियां बस गई हैं और वहां पर वोट बैंक तैयार हो गया है। जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, कहीं अल्पसंख्यक तो नहीं होने वाले अपने ही राज्य में। ये गंभीर संकट है जिसको लेकर हम चाहते हैं बिल्कुल भी मलिन बस्तियों का नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। इनको मालिकाना हक किसी भी सूरत में सरकार को नहीं देना चाहिए। मजेदार बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ज्यादातर मुद्दों पर भले ही एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हों, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों एक से सुर में बोल रहे हैं। दोनों को चिंता है मलिन बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों की
यानी कि एक बड़े वोट बैंक की। ये ऐसी बस्तियों के बारे में सरकार गंभीरता विचार करते 2 बार अध्यादेश लाकर इन बस्तियों को सरकारी एक प्रकार से संरक्षण हमने दिया है, लेकिन क्योंकि मामला न्यायालय में, न्यायालय के आदेश को सब लोग मानते हैं और उस संदर्भ में जो भी अपेक्षाकृत करना होगा वो विधिक दृष्टिकोण से सब किया जाएगा। राज्य की सरकार स्पष्ट रूप से विधानसभा में कानून बना करके उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को नियमित करे, यह हमारी मांग है। और मैं समझता हूँ कि मलिन बस्तियों में राज्य के तमाम जनपदों में मलिन बस्तियां हैं और इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग 40-40 साल से 4-4, 5-5 दशकों से, गांधी ग्राम यहाँ की सबसे पुरानी मलिन बस्ती है जो लगभग 45 वर्ष पुरानी मलिन बस्ती है। सच्चाई ये भी है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले इन हजारों लोगों के पास भले ही जमीन की रजिस्ट्री ना हो, जमीन के कागजात ना हो, लेकिन बिजली, पानी के बिल और वोटर कार्ड जरूर मौजूद है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव भी है, लिहाजा इस निर्णायक वोट को कोई नाराज नहीं करना चाहता, जबकि भू कानून के समर्थक इन्हें अब राज्य में नहीं चाहते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब सभी बिजली कंज्यूमर्स के लिए यूपीसीएल प्रीपेड मीटर लगाने जा रहा है, लेकिन इन मीटर्स में इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में बिजली का बिल दिन में अलग, शाम को अलग और रात को अलग होगा, क्योंकि यूपीसीएल इसी के चलते बाजार से बिजली खरीद करता है और उसी के समक्ष इंडस्ट्री को भी बिजली मुहैया करेगा। मीटर तो हर कोई मीटर टीओडी होता है, लेकिन यूईआरसी के रेगुलेशन के अनुसार आज तक हम लोग अभी तक इंडस्ट्री के कनेक्शन जो 25 किलोवाट से ऊपर हैं उनमें कर रहे हैं। डोमेस्टिक में कोई टीओडी नहीं है, कॉमर्शियल में कोई टीओडी नहीं है, अन्य गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट कनेक्शन है उनमें भी टीओडी नहीं है, केवल इंडस्ट्री में टीओडी है। यूईआरसी का नियम भी है कि हम टीओडी केवल इंडस्ट्री में देंगे, किसी डोमेस्टिक इसमें नहीं है। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने विरोध किया है। यशपाल आर्य ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सरकार को बताना चाहिए इसमें क्या खूबियां हैं और जो पुराने मीटर उसमें क्या परेशानियां हैं। यशपाल आर्य के मुताबिक जिन भी राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां पर लोगों को बिजली के बिल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन राज्यों में लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि अगर उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया गया तो कांग्रेस विरोध करेगी। के विभिन्न प्रदेशों में स्मार्ट मीटर के विरोध के स्वर उठ रहे हैं और जहां पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में शिकायतों का अंबार है। तिरुपति बालाजी में घी में मिलावट की बात सामने आई तो अब बद्री केदार में भी प्रसाद और भोग में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी जांच की बात हो रही है, ताकि सबसे बड़े 2 मंदिरों में 100% शुद्धता बनी रहे। तिरुपति बालाजी में घी में मिलावट का मुद्दा पूरे देश में छाया रहा तो 4 धाम के 2 बड़े मंदिरों में अब शुद्ध और क्वालिटी सामान इस्तेमाल करने की बात हो रही है। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बद्रीनाथ, केदारनाथ में भोग प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले सामान की जांच की बात कही है, ताकि दोनों धामों में शुद्धता और पवित्रता बरकरार रहे। तो धर्मस्व मंत्रालय की तरफ से आदेश का इंतजार हो रहा है। उधर बद्री केदार मंदिर समिति अपने लेवल पर ये काम कर रही है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ में श्रद्धालुओं को सूखा प्रसाद बंटता है, जिसमें चने की दाल, मीठी इलायची, नारियल शामिल हैं। वहीं भगवान को लगने वाले भोग में इस्तेमाल होने वाला सामान दानी दाता दान देते हैं, जिसमें घी और अन्य प्रोडक्ट शामिल हैं। ऐसे में दान देने वालों पर निर्भर है कि वो कैसा सामान देते हैं। हमारे यहाँ जो दोनों धाम है, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, वहाँ पर हम लोग ड्राई प्रसाद वितरित करते हैं। तो हम जो दानी दाता होते हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वो जो भी सामग्री हमको दे रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की हो। मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक बद्री केदार करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और बीजेपी सरकार को देखना चाहिए कि भगवान के लिए इस्तेमाल होने वाला हर सामान 100% शुद्ध हो। गणेश गोदियाल ने कहा कि 2001 में जब घी में गड़बड़ी की बात उस वक्त के रावल ने कही थी,
तब बीजेपी सरकार ने रावल पर ही सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद रावल को इस्तीफा तक देना पड़ा। गोदियाल के मुताबिक भगवान से जुड़े हर सामान के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, फिर चाहे दानदाता सोना दे या प्रसाद के लिए घी। मंदिर समिति को इसमें एहतियातन समय रहते हुए कदम उठाने चाहिए और इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। वो ये निर्धारित कर सकें कि पूजा में या प्रसाद में चढ़ने वाली सामग्री का जो स्तर हो, वो जो निर्धारित स्तर की होती है सामग्री, वही वहां पर लगे। बद्रीनाथ केदारनाथ में भगवान के भोग प्रसाद से लेकर सजावट के लिए दानी दाता अलग अलग चीजें दान करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सोने चांदी से लेकर घी शहद तक क्वालिटी मेंटेन करने का सिस्टम तैयार हो, ताकि भगवान को समर्पित होने वाला हर सामान 100% शुद्ध हो। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल के टिफिन टॉप के आसपास पर्यटन गतिविधियां जल्दी ही शुरू हो सकती है। नैनीताल संयुक्त मजिस्ट्रेट ने वन विभाग के साथ टिफिन टॉप का निरीक्षण किया, जिसके बाद पर्यटकों को आने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही टिफिन टॉप में खतरे वाले इलाके में प्रतिबंध रहेगा, लेकिन अन्य इलाकों को धीरे धीरे खोला जाएगा। आपको बता दें कि 2 महीने पहले नैनीताल के टिफिन टॉप में बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसमें पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया था। हालांकि इसके ट्रीटमेंट के लिए भी नैनीताल जिला प्रशासन डीपीआर तैयार कर सरकार को भेज रहा है। तो अभी भी वो एरिया स्टेबल नहीं है कि हम पर्यटकों को वहाँ पे जाना अलाउ कर सकें, पर उसके नीचे के जो पॉइंट है, लैंड्स एंड वाला पॉइंट है, जो भी एक बहुत अच्छा पर्यटकों के पॉइंट है और घोड़े से लोग जाना वहाँ पे प्रेफर करते हैं और घोड़ा चालकों की भी उधर से आमदनी होती है, वो स्टेबल पाया गया है। तो फिलहाल उसको खोलने की सहमति बनाई गई है, उसमें वन विभाग से भी बात की गई है। चीन और नेपाल बॉर्डर जल्दी पूरी तरीके से मोबाइल सर्विस से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा होने से जहां बॉर्डर के इलाके में लोगों के नेपाली मोबाइल सर्विस पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, वहीं सुरक्षा बलों के साथ ही सैलानी भी यात्रा के दौरान देश और दुनिया से जुड़े रहेंगे। बॉर्डर के अल्मोड़ा लोकसभा में कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां मोबाइल सर्विस तो दूर, फोन भी नहीं पहुंच पाया है। दूर संचार से कोसों दूर सबसे अधिक इलाके चीन और नेपाल बॉर्डर पर हैं। 5G के इस दौर में इन इलाकों में अभी तक फोन सर्विस भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में लोग नेपाली सिम के जरिए खुद को देश दुनिया से जोड़े रखने के लिए मजबूर हैं। लेकिन नेपाली सिग्नल भी कुछ ही इलाके में लोगों को राहत पहुंचा पाता है, मगर अब BSNL मोबाइल सेवा से वंचित इलाके को 4G सर्विस से जोड़ रहा है। अल्मोड़ा में 30 टावर लगेंगे और पिथौरागढ़ में 88 लगेंगे, चंपावत में 36 लगेंगे और बागेश्वर में 51 टावर लगेंगे। तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी में गांवों को चिन्हित किया गया था, जहां पर ये 4G सिग्नल पहुंचाने के लिए है। BSNL कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में 205 4G मोबाइल टावर लगा रहा है। इनमें सबसे अधिक 88 टावर पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में लगने हैं। वहीं बागेश्वर में 51 टावर लगने हैं, जबकि चंपावत में 36 और अल्मोड़ा में 30 टावर BSNL लगा रहा है। अब तक मोबाइल सेवा से वंचित रहे कुछ इलाके में वीसेट के जरिए इंटरनेट सर्विस दी जा रही है, लेकिन ये सर्विस भी ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुई है। 30-40 टावर ऐसे हैं जो अभी और लगने हैं, और जो 250 टावर में से जो हमारे बहुत सारे टावर लग चुके हैं, मगर उसमें भी 50 टावर ऐसे हैं जिसमें हमारा अभी काम लग रहा है, जिसके बेसमेंट बन गए, टावर इरेक्शन हो गया है, BTS लगना है, मशीनें आई हैं। तो उस पर भी हम जोर दे करके इस 3-4 महीने के अंदर हमारे लगभग एरिया कनेक्टिंग हो जाएंगी। चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड बनने के बाद सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन मोबाइल सर्विस नहीं होने के कारण सैलानी शेष दुनिया से कटा रहता है। ऐसे में बॉर्डर के इलाके में 4G मोबाइल सर्विस जहां उन्हें राहत पहुंचाएगी, वहीं बॉर्डर के सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखने में मदद करेगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
कुमाऊं के जंगल मैदान से लेकर पहाड़ तक अपनी खूबसूरती और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है, लेकिन इस खूबसूरती पर नए हाईवे और रेलवे का नेटवर्क कहर बनकर टूट रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की जान हाईवे और ट्रेनों के सामने यूं ही चली जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी में बस की टक्कर से घायल हुई इस गर्भवती हथिनी की आखिरकार मौत हो गई है, लेकिन इस तरह मरने वाली ये कोई पहली हथिनी नहीं है। तराई में कभी ट्रेनों से कटकर तो कभी तेज रफ्तार गाड़ियों से टकराकर या कभी करंट से हाथी, टाइगर और लेपर्ड की मौतें हो रही हैं। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ये दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अकेले कुमाऊं के इलाके में 11 बड़े वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं, लेकिन बड़ी सड़कों के साथ ही ट्रेनों की पटरियों ने भी इन पर वाइल्ड लाइफ की आवाजाही प्रभावित कर दी है, जिनकी कीमत ये बेजुबान अपनी जान देकर चुका रहे हैं। जहाँ पर रेलवेज है उस पे जो हमारा चूंकि वन क्षेत्र हमारा लगा हुआ है, उसमें हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो आर पार जाता है, पानी की तलाश में जाता है, चारे की तलाश में जाता है। तो इन हाईवेज में चाहे रेलवेज के हो या नेशनल हाईवे हो या रेलवे का ट्रैक हो, इन पे कॉरिडोर को जो है सुरक्षित न होने की वजह से आम दुर्घटनाएं हो रही, जिससे कि टाइगर है या एलिफेंट है, ये हमारे क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं, इनकी दुर्घटना में मौत हो जा रही है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स पर स्पीड लिमिट और चेतावनी वाले बोर्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन सड़कों पर बेखबर चलने वाले इन गाड़ी वालों का कोई इलाज नहीं मिल रहा। हालांकि कुमाऊं कमिश्नर का दावा है कि सतर्कता बढ़ाई जाएगी। इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं सड़क सुरक्षा का मामला भी मानता हूँ। पूर्व में चिड़ियापुर में, हरिद्वार में ऐसा ही होता था, तो वहाँ पे रंबल स्ट्रिप्स हमने बनवा दी थी विशेष परमिशन एनएच से लेके, कि जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है उन एरियाज को हम चिन्हित करवा देंगे फॉरेस्ट से और रंबल स्ट्रिप्स वहाँ पे लगवा देंगे, तो खुद ब खुद स्पीड कम हो जाएगी। दरअसल इंसानों ने अपनी सुविधाओं के लिए जो रेल से लेकर रोड तक का नेटवर्क विकसित किया है, वही इन जंगली जानवरों की जान पर भारी पड़ रहा है। कुमाऊं के रामनगर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक हाथियों, बाघों और तेंदुओं की राह में ऐसे अनेक रोडें हैं जो इनके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।